अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबले ईद के बाद बड़ी अच्छी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से पेट्रोल के हवाले से बात चल रही कि हो सकता है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएँ, मगर इसके साथ साथ जो बजट पेश किया जाएगा, कहा जा रहा है कि कारोबारी तबके को एक रिलीफ दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कोरोना के बाद मईशत खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। पाकिस्तान क्या बड़े फैसले करता है और आवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आता है, इस पर मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो है लद्दाख का। भारत और चाइना के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई है। इससे मुतालिक इनसाइड स्टोरीज हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ कल यानी कि जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है 28 मई यौम तकबीर है, बड़ा खुशी का हम लोगों का दिन होता है। मगर इसमें भी सियासतदान सियासत का कोई मौका जाने नहीं देते। इसके ऊपर जो एक नई सियासत शुरू हो गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। तैयारा हादसा, उसका फॉलोअप आप तक पहुँचाएंगे। मगर इसके साथ साथ अद्वियात से मुतालिक जिस तरह से हर बार प्रोग्राम मुकाबले में हम बार बार बात करते हैं, हारून साहब बात करते हैं, तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के खिलाफ बात होनी थी मगर क्यों रुक गई हैं, जानना ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ये एहतसाब का जो अमल है, एहतसाब की पॉलिसी है खान साहब की, वो सिर्फ अपोजिशन के लिए है या फिर अपने ही दरमियान बैठे हुए लोग भी एहतसाब के कटहरे में आएंगे। हारून साहब, अच्छी खबर एक तो पेट्रोल की है, वो तो हम शेयर करेंगे, मगर कोई ताज़ा खबर और है हुकूमती ऐवानों से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ताज़ा पकौड़े ताज़ा पकौड़े चाहिए होते हैं। रमजान गुजर हर गया, एंकर को ताज़ा पकौड़ों की जरूरत होती है। मुझे पकौड़े पसंद है मगर रमजान गुजर गया। अच्छा, वो गुजारे ये है कि एक तो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना ही लिया है। कौन? पीटीआई ने नून लीग में। अच्छा। और उसमें हदफ ये है कि चौधरी साहिबान पे इन्हिसार न रहे और जिन लोगों ने पे असर है जहांगीर तरीन साहब का, तो उन्हें टटोला जा रहा है। वो फ़ोन आते हैं मुख्तलिफ जगहों से कि आप किसके साथ हैं। अच्छा। तो वो कह तो यही रहे हैं कि खान साहब के साथ हैं, और उधर वो तैयारी कर रहे हैं कि नून लीग में से कोई 12-14 आदमी तो मिले थे, आपको याद होगा, वो तो हैं। उनसे कुछ वादे वईद भी हुए हैं, उनके इलाकों में तरक्याती काम भी होंगे, कुछ को वजारतें भी दी जाएंगी। वैसे उखाड़ पिछाड़ बहुत होने वाली है। अच्छा। कोई 7-8 शायद इससे कुछ ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर बदलेंगे, कोई 1-2 कमिश्नर भी और कुछ सेक्रेटरी भी, वही जो था अभी वो आखिरी मरहले में। अब मैंने नाम लेने से इसलिए गुरेज करूँगा कि वो फिर सिफारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। काबीना में, पंजाब काबीना में भी तब्दीलियाँ होंगी। 4 वज़ीर तो ख्याल ये है कि उनसे माजरत कर ली जाएगी। अच्छा। और इसमें वो भी हैं जिनसे जहांगीर तरीन साहब का कोई ताल्लुक़ है, और 4 के महकमे बदल दिए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि वजारत सेहत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। वजारत सेहत को आज एक प्राइमरी हेल्थ और दूसरा उसका एक हिस्सा, यानी एक डॉक्टर साहबा के पास रहेगा और एक दूसरा बना दिया जाएगा। मुझे इसकी मसलियत समझ में नहीं आई। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मामला है। भाई मसला तो है सूबे को ढंग से गवर्न करने का, और वो ये वज़ीर आला के होते हुए तो हो सकता ही नहीं है। अजीब व गरीब किस्से डेरा गाजी खान से सुनने में आ रहे हैं। मैं किसी वक्त सारी तफसील जमा कर रहा हूं। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ किया है। और नहीं, ऐसे क्या ना मैं कहूँ, जो वाक़या है वो तो मुझे कहना ही होता है ना। मतलब वो उनके इल्म में है या नहीं है, वज़ीर आज़म के भी इल्म में है या नहीं है। ठेकेदार कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा। और रुकूम भी बता रहे हैं और सड़कों के नाम भी बता रहे हैं। ठीक है, और भी सरकारी अफसरों के मेरे पास नाम है जिनके बारे में शिकायत हैं, जो लोग को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं। और वज़ीर आला का साहब को मालूम होना चाहिए कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। डेरा गाजी खान में कोई थोड़ी सी रकम नहीं है, तरक्याती मंसूबों के लिए कोई खतीर रकम है, बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, जैसे मियाँ वाली के लिए 83 अरब रुपये, यहाँ गालबन कोई 43 है, कितने 60 अरब रुपये हैं। ये भी कम नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है ये भी। इसमें अगर वही कुछ होगा तो ये, अगर डेरा गाजी खान में यही कुछ हुआ और मियाँ वाली में तो सुना कुछ एहतियात की जा रही है, तो ये दूसरा BRT बनेगा। खान साहब को अभी से मालूम होना चाहिए। पेशावर वाला एक ये बनेगा, पेशावर वाला, एक ये अपना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला, ये किससे बनेंगे? और उस वक्त ये एक हर चीज़ को रोकने का एक मौका होता है। खैर फिलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है, फिर बात करेंगे। चलिए ये फिर बताइए, अभी ये आपने देखी है वीडियोस चल रही हैं, चीनी फौजियों ने क्या कर दिया भारतीय फौजियों के साथ। ये अचानक से है हारून साहब, क्योंकि महीने में पहले भी 2 दफ़ा झड़पें हो चुकी हैं जो लद्दाख का मामला है। देखिए, उस बुनियादी बात को समझ लें कि कन्फेडरेशन किसकी है। कन्फेडरेशन है अमेरिका की और चीन की। अमेरिका क्या कह रहा है? चीनी वायरस है जी, उसको कंटेन करना है।
चीनी वायरस तो नहीं है, वायरस तो दुनिया में कहीं भी पैदा हो सकता है, चीनियों ने तो पैदा नहीं, चीनियों ने तो सबसे पहले उसको भुगता। ये अलग बात है कि उन्होंने अपना मुस्तैदी का मुजाहरा किया, बहुत चौकस उठ के खड़े हो गए, मुकाबला किया, और इस वक्त सूरत हाल बेहतरीन तो खैर न्यूजीलैंड में है, जहाँ लोग उठ के खड़े होते हैं और कौम भी साथ देती है। हमारी तो कौम का भी हाल ये है ना कि जूं वक्त गुजर रहा है और कोताही और काहली होती चली जा रही। खैर, इट इज़ नॉट सडन। देखिए वो क्या कर रहे थे, ज़र्फ तो है नहीं ब्राह्मण का, हुकूमत का, इसीलिए हमेशा ये गुलाम रहे हैं। आज़ादी इन्हें रास तो आती नहीं है कि वो जो 1962 में नो मैन लैंड जो थी वो पीछे हट गए थे ना जी, जंगबंदी हुई, वो कोई 30 से 40 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे वो 250 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे थे गैर कानूनी तौर और जाहिर है नो मैन लैंड है, वहाँ सड़क कैसे बना रहे, बंकर बना रहे थे, इमारतें बना रहे थे। और वहाँ से देखिए लद्दाख हमेशा तारीखी तौर पर तिब्बत का हिस्सा रहा और तिब्बत चीन का हिस्सा है, और वहां से पाकिस्तानी सरहद कितनी दूर है, गिलगित बल्तिस्तान, और धमकियां भी दे रहे थे करीब करीब। चीनियों ने इसको खूब अच्छी तरह से समझ लिया कि अमेरिका की थपकी है, अगर वो रास्ता ही बंद हो जाता है, 100 किलोमीटर की तो सरहद है पाकिस्तान और चीन की, उस पर वो हमला कर देते हैं, तो कौन सा जनाब सी पैक, कहाँ का सी पैक? चीनियों ने इसको फोर्सी किया, उधर उन्होंने थपकी दी उनको, नेपाल वालों को, कि तुम अपने जो अपना तुम्हारा अपना हक है वो तलब करो, वो जो जाहिर है अपना काला पानी और दूसरा जो है वो सड़क बना रहे थे उधर इंडियंस, और इधर जो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई की, इतनी तेज़ी के साथ कार्रवाई की, असल में उसमें दहशत फैलाना, खौफजदा करना ज़्यादा मकसूद था। सही। और हमारे जो एनालिसिस करने वाले बाखबर लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये दबाव बरकरार रखा जाएगा। देखिए ना वो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालने देंगे, ना सी पैक को ख़तरे में डालने देंगे, न इंडियंस को ये मौका देंगे कि वो डरे हुए हैं बहुत इंडियंस। इंडियन प्रेस ने उसको छुपाने की कोशिश की कि जी हमारा मामूल का एक गश्त था, उसके ऊपर हमला किया चीनी फौजियों ने और हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हुए। वो उन्होंने वहां पक्के मोर्चे बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने उसे शामिल कर लिया, उसे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखते, और मदद उन्हें मिली नहीं। चचा जो थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे उनका ये ख्याल था, उन्होंने कहा, उनका ख्याल था कुछ असला वसला उन्होंने भेजा है वैसे, अच्छा, तो उनका ख्याल था कि ये भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा सालसी के लिए तैयार है। सालसी का किस्सा शुरू हो जाता तो कश्मीर का मौजूद ज़ेर बहस आएगा। अलबत्ता हमारा ये कमाल है कि इस तारीखी मौके पे भी वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किए, एक दो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फलां कर सकते हैं, और भाई दिस इज द टाइम टू एक्सपोज इंडिया। सारी दुनिया को जाके बताओ कि ये हैं वो लोग, किसी एक पड़ोसी से इनकी नहीं बनती, इनकी नेपाल से नहीं बनती, सिक्किम पे जुल्म है, भूटान पे है, बांग्लादेश पे, बावजूद इसके से तो लड़ने पहले उनसे अपना बावजूद इसके कि वो एक बड़े अतात गुजार रियासत बन गई बांग्लादेश, उनके भी इलाकों पे क्लेम है। पाकिस्तान से तो झगड़ा ख़त्म होने में कभी आता ही नहीं, कभी किसी तरह वो मुतमईन होता ही नहीं है। लेकिन ये है कि चीनी बहुत पुख्ता आज़म के साथ गए, हम भी थे कारगिल में, मगर हम एक कमज़ोर कौम थे, हम पे जब दबाव पड़ा, जब उधर से अमेरिका से फ़ोन आने शुरू हुए तो टांगें कांपने लगी बहुत से लोगों की। हमने असेस किया ही नहीं था पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हुई, हमें वापस आना पड़ा। मगर चीनी वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखते। और आपके लिए अच्छी खबर यह, पाकिस्तानी के लिए पेट्रोल का सस्ता होना बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि उससे इकानमी हरकत में आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह कि अब वो उलझ गए चीन के साथ। सही, कुदरत तो पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबान है। अगर इनको हम अपने आप पे मेहरबान नहीं, अगर फायदा उठाने की शक्कत हम लोगों में हो तो कुदरत तो वाकई बड़ी मेहरबान है। देखिए ना, वो जो इस वक्त वो चीन के साथ उलझ गए, और ये उलझाव खत्म होने वाला नहीं है मुस्तकबिल करीब में। ये मई के महीने में भी 2 बार पहले भी झड़पें हो चुकी हैं हारून साहब। नहीं, मगर वो झड़पों की नोयत मुख्तलिफ थी। अब तो वो आके वहां बैठ गए, लेकिन भारतीय इस वक्त डरे हुए हैं, भारतीय मोर्चे बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। भारतीय तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डरे हैं, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं। डरे क्या, ऐसे डरे हुए हैं, वो तो माफिया मांगी, सफेद झंडे लहराए, मिन्नत समाजत की।
एक हारून साहब खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है, एक तरफ शी जिनपिंग है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा जो उभरने वाली सबसे बड़ी क़ुव्वत होगी वो चाइना की होगी। एक तरफ चीनी सदर हमें नजर आते, एक तरफ हमें हरधर्म जो है वो मोदी नजर आता है। दोनों जब आमने सामने, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है बड़े मसाइल पैदा हो जाएं दुनिया के लिए इस तनाज़े के ऊपर। चीन में कोई मोदी नहीं है, वहाँ फैसले इस तरह नहीं होती है। पार्टी बैठती है, वो तमाम चीज़ों का जायज़। चीनी बड़े ठंडे दिलो दिमाग के लोग हैं, वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं। उन्होंने इज्तिमाई ज़िंदगी के कुछ कायदे करीने वज़ा कर लिए हैं जिनसे बाद से आपको इख्तलाफ हो सकता है। देखा ना उन्होंने कोरोना का कैसे मुकाबला किया। उन्होंने पिछले 30 साल में इतनी तेज़ी के साथ गुर्बत का खात्मा किया है कि तारीख़ इंसानी में इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले बरस में गया था चीन, तो पता चला कि 2.5 करोड़ आदमी रह गए हैं जो अनपढ़ हैं, बहुत दूर दराज मकामात में रहते हैं, बूढ़े हैं, ये बहुत छोटी अक़लियतें हैं जो इससे बेनिफिट ही नहीं कर सके। और तो चीनी वहाँ कोई ये नहीं है। देखिए वो पुख्ता, देखिए ये मोदी साहब का बहादुर आदमी नहीं है। ये देखिए इस तरह के जुल्म बुज़दिल किया करता है और वो अंदर भी उलझ गए हैं। एक तो मुसलमान है ना, आप सिखों के अगर क्लिप देख रहे हैं सोशल मीडिया तो सिख जो है वो बिफरे हुए हैं, वो खदशात का शिकार हैं। क्रिश्चियन 2-2.5 करोड़ क्रिश्चियन हैं, जितनी भी अक़लियतें वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, फिर अलहदगी की तहरीकें हैं, अलहदगी की तहरीकें हैं। कोई चाहे अगर इंडिया किसी को परेशान करना चाहेगा तो अलहदगी की उन तहरीकों की मदद की जा सकती है, बस हमारा जो कश्मीर का सफ़ीर जो है वो उसको फुर्सत नहीं है। कश्मीर पे एक आर्टिकल अगर इमरान खान साहब लिख दें, एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कोई काम नहीं है, मैंने उनको लिखते हुए देखा, ही हिमसेल्फ कैन राइट। ये तो फॉरेन ऑफिस से इनपुट लेकर और मशवरा करके लिखा तो बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्विटर से क्या मैसेज जाता है जी? ये क्या ये मजाक नहीं, हुकूमत देख ले ट्विटर पर चलती है जी। ट्विटर से क्या मैसेज जाता है? यानी क्या इंडियन मजालम को वादे किया जाए? 2-4 फिक्रे लिखे जा सकते हैं ना। ये तो हादरी लगाने वाली, नंबर टांगने वाली बात है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखें और ये सिलसिला जारी रखें। उन्होंने खुद थोड़ी लिखना होता है, कोई लीडर खुद नहीं लिखता, बहुत कम लोग खुद लिखते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये लिख दें, लेकिन उसको देख लिया, इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये तासुर इस तरह नहीं जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा साहब का और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बेचारे ने क्या करना है, वो लोकल पॉलिटिक्स में उलझा हुआ एक आदमी है। मुझे याद है, अब मैं नाम नहीं लूंगी, कहा गया था कि आप लोग बता दें फिर जो अच्छे हैं, नेक पारसा लोग हैं, मैं उन लोगों को कैबिनेट में शामिल कर लेता हूँ। हम क्यों बताएं? आपको किस लिए लीडर बनाया, हम क्यों बताएं? आपको ये भी पता नहीं है। ख्याल है कि जो एतराज़ात किए जाते हैं, किसी दिन ये जो शहजाद अकबर साहब जो चार्जशीट लगाते हैं ना हर आदमी पे, जो बात दुरुस्त भी होती है, उनकी अपनी तैनाती पर सवाल है। चार्जशीट लगेगी, ये लिख लें, और इमरान खान साहब मुमकिन है खुद लगाए, जरा जायजा लें उनके मामला। इनकी तैनाती पे भी बड़े सवाल है। मुझे याद है शहजाद अकबर साहब को जब लेकर आए थे, बड़ी बातें हुई थी कि खान साहब किस बंदे को उठा कर ले आए। खुद ही उनसे पूछेंगे। वो तो 3 हफ्ते के बाद ही एक साहब को उन्होंने बुला के कहा था मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन ये दरबारी बड़ा हुनरमंद होता है, बड़ा फनकार होता है। चले आगे चले। ठीक है, आगे तो मैं चलती हूँ। आपने वज़ीर ख़ारजा पे इतने सवाल उठा दिए, तो वज़ीर दिफा के बारे में, मैं दिफा की आगे बात करनी है। 28 मई गुजरा है, उसकी बात करनी। वज़ीर दिफा से क्या ताल्लुक? वज़ीर दिफा का दिफा से ताल्लुक तो फिर कुरैशी साहब पे ना आप बरहम ना हुआ करें। कुरैशी साहब मैं क्या करूं? कुरैशी साहब की तारीफ शुरू कर, कुरैशी साहब के खानदान की तारीख। तो आप दिफा क्यों? मैं आपको किसी दिन कुरैशी खानदान की तारीख बताऊं 200 साल की, मुझे इतना आपके हवास गुम हो जाएंगे। बात हो रही है दिफा की। 28 मई है, यौम तकवीर है, बड़ी खुशी का दिन है। मुझे याद है हारून साहब, जब ये दिन आया था तो लोगों ने देगें बांटी थी, मिठाइयाँ बांटी गई थी, मगर अब ऐसा महसूस होता है ये दिन सिर्फ एक नई सियासत चमकाने के लिए आता है। सिर्फ देगें यहाँ नहीं बांटी थी, सिर्फ यहाँ लोग शाद नहीं थे। सूडान में, मिस्र में, इराक में, शाम में, सऊदी अरब में, यमन में, अमारात में लोग पाकिस्तानियों के माथे चूमते थे, उन्हें मुबारकबाद देते थे। कितना पहला इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी कुव्वत बना है, और ऐसा एटम बम था जो यानी पाकिस्तान जो है वो कोई कमज़ोर एटमी ताकत नहीं है, ये नहीं है कोई यानी प्रोग्राम जो इंडिया से बेहतर है। और जो मिसाइल है वो दुनिया का 3रा बेहतरीन मिसाइल समझा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब 3-4 दिन से एक बहस हो रही है। ये भुट्टो ने किया, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया, और नून लीग वाले कह रहे हैं नवाज शरीफ ने धमाका कर दिया। नवाज शरीफ ने इत्तेफाक फाउंड्री में बनाया था, धमाका किया, बहुत अच्छा किया,
लेकिन इसकी गवाही मौजूद है गौर अयूब की कि वो रिलेक्टेंट थे कि मुमकिन है कोई ज़्यादा मदद मिल जाए और कोई बेहतर पैकेज मिल जाए तो ना कि इन फैक्ट ये है कि इसमें सारी कौम शामिल थी, सारी अपोजिशन इस पे फाइनली मुत्तफिक हो गई थी, तमाम मीडिया इस पे मुत्तफिक था। और जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक साहब ने कालम लिखा। अच्छा, अगर ब्रेक से वापस आके मैं इसमें बात करती हूँ, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो यहीं से 28 मई के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, वापस आएंगे, इससे मुतालिक मज़ीद अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। 28 मई आप किसी कॉलम का जिक्र कर रहे थे कि किसी साहब ने, देखिए जी, एक साहब ने लिखा कि जी ये तो दुनिया मिसाइल की नहीं है, मंडी की दुनिया है। हाँ जी, और कमाल ये है कि उन्होंने ही फिर यौम तकबीर का नाम भी उन्होंने, मजीद नज़ामी मरहूम बड़े आजुर्दा थे, कहने लगे जो आदमी एटमी धमाके की मुखालफत कर रहा था तो वो उसी ने नाम तजवीज़ किया यौम तकबीर। तो मैंने उसको जवाब लिखा उस पर कि आप क्या बातें कर रहे हैं, यानी कि कौमों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर इंडिया एटमी धमाका करता है और हम जवाब में खामोश रहते हैं, और वो तो उनका तो एक ज़माना प्लान भी था, ये भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान के एटमी उस पर तनसीबात में, मतलब 2 दफ़ा तो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में रोका गया। ज़िया-उल-हक़ का नाम लेने से तो ऐसे शर्माते हैं जैसे हिंदू औरत अपने खामद का नाम लेने से शर्माती। अच्छा, एनी हो, बहरहाल फिर वो एक कौमी दबाव था। नवाज शरीफ ने धमाके किया, अच्छा किया, जिसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि डॉलर अकाउंट मुंजमद कर दिया। इतने खौफजदा थे, ये लीडर हैं हमारे मुल्क के, ये हमेशा खौफ का शिकार रहते हैं। देखिए किसने बनाया एटम बम, कोई एक का नाम लेता है, कोई दूसरे का नाम लेता है, कोई नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बना दिया। वो गए अपना ब्रांडथ रोड से एक एटम बम खरीदा और एटमी ताकत बना दिया। अरे भाई, भुट्टो ने इसका आगाज किया था बहुत मुश्किल हालात में, कोई उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकता इस बात का कि उन्होंने इब्तिदा की। उसके लिए भुट्टो का नहीं, ये वो ठीक कहते हैं, इब्तिदा उन्होंने की। मगर 1983 में जब कोल्ड टेस्ट हुए तो भुट्टो को मिट्टी ओढ़कर सोए हुए 4 बरस गुजर चुके थे। Who was doing it? जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़। और अब किसी ने ख़त गढ़ लिया है कि वो उसने तो रैगन को लिखा था कि मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा। और भाई बनाया या नहीं बनाया, और कैसा बनाया, और कितनी सपोर्ट दी? गुलाम इसाक़ खां थे। गुलाम इसाक़ खां का जैसा मैंने आदमी नहीं देखा ज़िंदगी में। मैंने इतनी कोशिश की, मेरे उनसे ज़ाती मरासम थे कि वो इस मौजू पर कुछ बात करें। साइंसदान कुछ ना कुछ बता देते थे, कितनी बातें हमने साइंसदानों से पूछी। गुलाम इसाक़ खां ने सिर्फ एक फिक्र कहा। 2 वाक़यात आपको और बताता हूँ। कभी हम उसके अमीन थे, अब और लोग उसके अमीन हैं। इससे ज़्यादा बात करने के लिए थे, वैसे वो ग़ीबत करते ही नहीं थे। नवाज शरीफ के बारे में एक दफ़ा मैं पूछता रहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उनकी दयानत भी लोगों ने देख ली, उनकी अहलियत भी लोगों ने देखी, इससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। और ज़िया-उल-हक़ को यहाँ डरा जा रहे थे रैगन से मिलने के लिए, लोगों ने बड़ा डराया, तैयारी करके जाएँ प्रेसिडेंट साहब, रैगन से मुलाकात होने वाली है, वो बड़ा दबाव डालेगा। ज़िया-उल-हक़ वो सो कॉन्फिडेंट, इतनी तैयारी करके गया था उसके लिए कि जब वो बाहर निकला और उसके साथियों ने पूछा क्या, उसने जिक्र नहीं किया। देखिए, वो तो अफगानिस्तान की सिचुएशन से फ़ायदा उठाकर, और पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे एटमी प्रोग्राम को, आजकल भी कुछ लोग थे, असलम बेग साहब पे कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है, एटमी प्रोग्राम की भेंट चढ़ गए भुट्टो साहब। ओ भाई, लोकल तहरीक थी, दुश्मनी थी, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। एटमी प्रोग्राम की भेंट अगर भुट्टो चढ़ गया था तो ज़िया-उल-हक़ ने क्यों एटमी प्रोग्राम बनाया? तो मामला और फिर ये नहीं कहते हैं ज़िया-उल-हक़ एटमी प्रोग्राम की भेंट चढ़ गई। जी नहीं, अपनी अफगान पॉलिसी की, वो अमरीकी हुकूमत ने, अमरीका की पिट्ठू हुकूमत नहीं चाहता था, जिस पर जो राजी हो गए थे, चूंकि वो समझते नहीं थे चीज़ों को। देखिए, इसमें फिर सबसे बढ़कर उन साइंसदानों का किरदार है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से। देखिए, इनरिचमेंट जो है, ये जो क्या उस मशीन को कहते हैं, अपना देखिए जहन से बात वक्त लफ्ज़ उतर जाता है, ये जो मशीन है बेसिकली ये डॉक्टर कदीर ने बनाई, ये मेजर कंट्रीब्यूशन है। अच्छा,
अब अजीब साइंसदानों का भी मामला अजीब है, वो उसको क्रेडिट नहीं देते, वो उसको क्रेडिट डॉक्टर कदीर का। लेकिन डॉक्टर समर मुबारकमंद, डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद, बहुत से दूसरे लोग जो हैं, इनको तो फरामोश कर सबका कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई मुबालगा नहीं, ये इस दुनिया में साइंसदानों की बेस्ट टीम थी। इसके पास वसाइल बहुत कम थे। क्या इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल नहीं बनाए जो 1000 किलोमीटर के फासले पे भी, अब तो खैर बहुत तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दूर मार मिसाइल बना लिए हैं, तो फेंके गए तो 18 इंच का फर्क पड़ा। इंडिया किस चीज़ से डरता है? आज 71 में क्या हुआ था कि चंद लाख बंगाली हिजरत करके, जो शेख मुजीबुर रहमान के हामी थे, जिसमें गलती तो हमारी थी मौजूद, वो चले गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमारा मुल्क तोड़ दिया था। फिर हम कारगिल में जाके बैठ गए, तो फिर तो उन्होंने हिम्मत नहीं की। मोदी जैसा पागल आदमी हिम्मत नहीं कर, रोज सोचते हैं इंडियंस। देखिए गिलगित बल्तिस्तान के बातें कर रहे थे ना, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, कहाँ है वो अजीत देवल्ला? बताए अब बलूचिस्तान कैसा है? उनके तो अपने हाथ पांव फूले हुए हैं। अब वो उसमें बहुत से लोग, इंजीनियर्स का क्रेडिट, ISI का क्रेडिट है। कोई चीज़ें यूं ही आ जाती थी दुनिया में, जब पाबंदियां थी तो चीज़ें कहाँ से आती थी? पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप का एक के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद तीसरे का क्रेडिट है। सिर्फ सियासतदानों अच्छा, को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। काकड़ जो है वो मिसाइल बनाने में कोई उसका नाम ही नहीं लेता, उसका मेजर इनिशिएटिव था। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिसाइल के मामले में वो सारी चीज़ें बयान करने की नहीं होती हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना ही काम नहीं, ये तो वो काम है ना जो बहुत ही मार्के का है, जो तारीख में याद रखा जाएगा, जो जुर्रत नहीं कर सकता इंडिया पर हमला करने की। हमने टैंक बनाए, हमारे लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स ने बनाए ना। हमने लड़ाका तैयारे बनाए, इसमें चीन की मदद भी शामिल है, लेकिन हमने भी चीन की बड़ी मदद की है बाद चीज़ों में। लेकिन हर दफ़ा यही नहीं है, ये एक नहीं है। चाइना सिर्फ नवाज शरीफ साहब गए ड्रंड थ्रोट अपनी मर्सिडीज पे बैठ के, वहाँ से एक एटम बम लिया और उसको फाड़ दिया जाके। और डॉक्टर कदीर ने क्या कहा था? ये कौन सा दुकान से मिलने वाला शुरली पटाखा है? डॉक्टर कदीर ने क्या कहा था? ये तो पटाखा नहीं फोड़ सकता। अच्छा, जिन साइंसदानों ने, अच्छा मैं एक आपको एक अजीब वाक़या बताऊं, ये डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब ने खुद मुझे बताया। इनका नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते। अच्छा, मैं उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि 55 की गर्मी थी, अब वहाँ कुछ मुर्गियाँ ले गए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले गए, मुर्गी का कुछ गोश्त था, एक ये जो खाली होता है ट्राला, ये था, और वो सारा बंदोबस्त कर दिया था, तारे बारे बिछा दी थी। तो वो कुछ मुर्गियाँ पकाई गई पतीले में, जैसे वहाँ छोटे मोटे कोई बर्तन ले गए थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि वो 5-7 मुर्गियाँ पका ली, कि अंदाज़ा था 15-20 आदमी होंगे, 25 आदमी होंगे। वो तो एक हुजूम को हुजूम आ गया। अच्छा, यानी 100 के करीब गालिबन, मुझे ठीक तादाद याद नहीं, डॉक्टर साहब को याद है, तकरीबन कम से कम 100 तो होंगे, कोई 80-90-100 आदमी आ गए। अब मज़े बड़ी, एक मेज़बान जो है उसके लिए कितनी पैनिक। और कौन लोग थे वो आपके इलेक्ट्रीशियन थे, आपके कारीगर थे, आपके वो सारे लोग जो हैं, जिनमें से हर एक आदमी, डॉक्टर साहब इन चीज़ों की बड़ी केयर करते थे। मतलब अगर कोई आदमी छुट्टी पे जाता था तो वो बंदोबस्त करते थे कि उसके घर में सब्ज़ी पहुंचनी चाहिए, उसके घर में गोश्त पहुंचना चाहिए, उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाएं। बहुत से हीरो हैं इसमें। और वो मुझसे एक मौके पे कुछ साइंसदानों ने रब्ता किया और कहा इस पर किताब लिख दो। मैं ज़रूर लिख देता, लेकिन ये चीज़ें लिखने की होती नहीं हैं, ये वक्त होता है। मैंने ये कहा कि इसका बेनिफिशियरी इंडिया होगा, इजराइल होगा, अमेरिका होगा, हम नहीं होंगे। ये उसमें क्लियर किया जा सकता है कि इसका क्या रोल है। मुशक्क़त करके 1.5 साल पब्लिसिटी की किताबें लिखवाई गई। भाई सभी का रोल है, फौज का है, ISI का है, भुट्टो का है। भुट्टो शुरू न करता तो बहुत मुश्किल होता शुरू करना बाद में। ज़िया-उल हक उस पर डटा रहा और उसने बना कर छोड़ा, और हर आने वाले ने अपना हिस्सा डाला उसमें, और उसमें हिस्सा डाला। उसमें से मेरे गुलाम इसाक खान साहब जो हैं, वहाँ से फरमाइश आती थी कि जी पैसे चाहिए, फर्ज कीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। वो चेक पहले भेजते थे, वो इतने सख्त थे रुपए पैसे के मामले में कि साहबजादे ने कोई चीज़ खरीदी तो उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी से पूछते थे कितने पैसों का आई, कितने रुपए, कितने पैसे। वो चेक पहले भेजते थे, बाद में करते थे।
एक दफ़ा खबर आई कि डॉक्टर कदीर साहब में एक मिजाज में एक है उनके बेहतियाती लाओबालीपन थोड़ा सा, कि वो दुबई पहुंच गए हैं। अच्छा। ISI के सदर दफ्तर में जनाब पैनिक फैल गया और सदर को बताया गया, और कैसा मुदब्बर आदमी था, उसने कहा उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। दिस इज़ व्हाट ही सेड, एक फिक्र का, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, तो ये सब लोगों का रोल है। उसके पास गया, बार्थोलोमियो गया। बार्थोलोमियो के दो बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं। अमरीकी वो बार्थोलोमियो अमरीकी सदर के नुमाइंदगी से ज़िया-उल-हक से मिलने के लिए भी आया और ग़ुलाम इसाक़ से भी। ज़िया-उल-हक से उसने बैठते ही कहा हम आपको इजाज़त नहीं देंगे एटम बम बनाने की। ज़िया-उल-हक अपनी सीट पर से उठा, उसने कहा देन देयर इज़ नो पॉइंट फॉर डिस्कशन, और होश ठिकाने आ गए। उसने कहा ये जो मुलाकात है दूसरी, ये तो मुझे बहुत ही मोतबर रावी ने बताया, जिन्हें खुद ज़िया-उल-हक ने बताया था। दूसरी जो मीटिंग है उसमें हमीद गुल मौजूद थे, असलम बेग मौजूद थे, आबिदा हुसैन मौजूद थी, शहरियार मौजूद थे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। बार्थोलोमियो ने उससे कहा, ग़ुलाम इसाक़ खान से, देयर इज़ अ डक इन योर बैकयार्ड, इट क्वैक्स लाइक अ डक, इट स्विम्स लाइक अ डक, एंड यू से इट इज़ नॉट अ डक। आपके पीछे, घर के पीछे तालाब में बतख तैर रही है, बतख की तरह बोलती है, बतख की तरह तैरती है, और आप कहते हैं बतख ही नहीं है। ग़ुलाम इसाक़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा यस इट क्वैक्स लाइक ए डक, इट स्विम्स लाइक ए डक, बट व्हेन आई से इट इज़ नॉट ए डक, इट इज़ नॉट ए डक। मतलब ये था कि बना रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम बनाएंगे। और मेरे भाई से सेनेटर तारिक चौधरी से एक दफ़ा उसने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पे मुनहसर है, या हम सिक्किम और भूटान बन जाएंगे या एक बड़ा ताकतवर मुल्क कभी बन के उभरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब लोगों ने उसके लिए काम किया। किसी एक और नवाज शरीफ ने धमाका किया, तो इतना क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। लेकिन देना क्या कम ज़र्फी है कि कोई किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देता। पीपल्स पार्टी वाले ज़िया-उल-हक का ना, और ज़िया-उल-हक के मामले में और एक अलमनाक बात है, उसकी सारी सियासी और सहाफ़ती बेवाएं खामोश हैं। यानी ये लोग जो उनसे बेनिफिट करते थे, हमने तो उसके पूरे दौरे हुकूमत में एक लफ्ज़ उसके हक में नहीं लिखा। अब ये सारे जो हैं वो अब ये कहते हैं नवाज शरीफ ने धमाका किया जी, भुट्टो ने शुरू किया। ये तरबेला डैम और ये मंगला डैम अयूब खान ने बनाए थे। सब बात इतनी सी है, से कैसे आप इसको निकाल देंगे? और उन सब बात इतनी सी है कि यहाँ पर ऐसी कमजरफी है कि जो फीता काटेगा सिर्फ तख्ती पे नाम उसी का आएगा, बाकी किसी ने क्या किया कोई नहीं जानता। दुनिया क्या अंधी है, लेकिन समझते हैं कि अवाम और दुनिया अंधी भी है और अंधी है, तो खुद अंधे हैं, भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, और इमरान खान साहब भी जो कुछ बोल रहे हैं वो काट लेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, वापस आके गुफ्तगू करेंगे तैयारे के हादसे के हवाले से, फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। कुछ मेजर ऐसी चीज़ें जो आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी प्लीज हारून साहब कंटिन्यू कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फकत बातें अंधेरों की, फकत किस्से उजालों के, फकत बातें अंधेरों की, फकत किस्से उजालों के, चिरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। क्या बात है, क्या बात है। वक्त कम क्या कुछ नहीं, गिलास दौड़ा बारह क्या कुछ नहीं। बातें बहुत की खान साहब ने, सपने बहुत दिखाए, ख्वाब बहुत। ये ठीक है, आज हम उन्हें मुर्द इल्ज़ाम बाज़ चीज़ों पर नहीं ठहराते कोरोना की वजह से, और ये उन्हें बहुत बुरे हालात मिले। लेकिन मुझे बताइए, FBR की तश्कील नौ के बगैर, पंजाब पुलिस की तश्कील नौ के बगैर, PIA को प्राइवेटाइज किए बगैर, जो एक माफिया है जो किसी तरह ठीक नहीं हो सकता, इस माफिया की बात आप कर रहे हैं, कैसे आप मुल्क को बेहतर कर लेंगे? सिविल सर्विस जो है वो काम नहीं करती
और जो करता है उसको कोई दाद देने वाला नहीं और उसको काम करने भी देने वाला कोई नहीं। 4-5 नुक्ते जिस पे खान साहब अगर ध्यान दे रहे थे तो बड़ा चीज़ें बेहतर होती। यही की बात की आपने, माफिया तो वाकई है, ये हादसे के बाद मामला और भी उलझते चले जा रहे हैं, इसमें अपनी क्या खराबियां हैं? एक अलमनाक, मैंने उस दिन तो जो मुझे बताया गया था, हालांकि जिम्मेदार लोगों ने बताया था कि पायलट की गलती है, तो मैंने कहा नहीं, मैं जब तक तहकीक न कर लूँ मैं राय देने से गुरेज करूँगा। जो हमारे रिपोर्टर ने अगरचे यही राय दी। बात यह है कि 2 पहलू हैं मामले के। पायलट ने तो बहुत फाश गलतियां की। कौन कौन सी? और मैंने ये तहकीक नहीं की, ये मेरा एक सीनियर दोस्त है, बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, बहुत ही अहम मनासिब पर फायद रहा है। बेचारे ने 72 घंटे मुसलसल इस पर मुशक्क़त करके तमाम हक़ाइक़ जमा किए। पहली बात तो ये, जब वो कराची शहर के करीब पहुंचा तो 10,000 फुट की हाइट पे था, जबकि उसे 3,000 फुट की हाइट पे होना चाहिए था। जब उसे लैंड करना हो तो उसे एयरपोर्ट के पास 1,000 फुट की हाइट पे होनी चाहिए। और ये जो पट्टी होती है एयरपोर्ट की, स्ट्रिप जिसे कहते हैं, उसके शुरू में जहाज़ उतारा जाता है। ये जहाज़ उतरा 4,500 फुट आगे जाके 10,000 फुट में से, यानी तकरीबन आधा तय हो चुका था। आधा तय हो चुका हुआ था। अच्छा, अब वो लैंडिंग गियर का किस्सा सुन लें। उसमें बड़ी मुशक्क़त मैंने क्या उस बेचारे ने की, जिनसे मैंने दरख्वास्त की थी। लैंडिंग गियर जब 10,000 फुट की हाइट पे उन्होंने वो अपना कोशिश की करने की, तो वो तो हो नहीं सकता। वो तो 3,000 फुट पे होगा तो होगा। बाद में आप देखते हैं जहाँ वो तैयारा आबादी के ऊपर है, उस वक्त पहिए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो नीचे आ चुका था। अब और गलती क्या की कि जब जहाज उतर ही चुका है, फिर जहाज तो जाता है, इसलिए कि जब वो रगड़ खा रहा है, पहिए तो निकले नहीं, तो अब बहरहाल जहाज का नुकसान तो होना नहीं। 90-95 100 से ऊपर अमले के लोग भी जो थे, वो कीमती जाने तो बचा ली जाए। बात यह है कि उन्होंने रखा हुआ था रोज़ा। अब रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती। जब आप इस किस्म के, देखिए, रोज़ा रखने में जो भी मामला, अल्लाह ने क्यों इजाज़त दी मुसाफरत में रोज़ा न रखने की? और रसूलुल्लाह का वाक़या है कि आधे लोगों ने रोज़ा रखा, आधों ने नहीं रखा। जब एक मंजिल पे पहुंचे, उन्होंने वहाँ छिड़काव किया, खैमे गाड़े, खाने का बंदोबस्त किया, तो फरमाया रोज़ा न रखने वाले बाजी ले गए। शरीयत को लोगों ने मजाक समझा हुआ है। भाई, पायलट का शुगर लेवल डाउन हो, उसकी यादाश्त मुतासर होगी, उसकी कारकर्दगी, उसका फोकस कम हो जाएगा। इस्लाम के अहकामात भी तो, और ये पाबंदी क्यों नहीं कराते? पायलट कोई नहीं पाबंदी करते। देखिए, मैंने एक अदारे में काम करता था, 4 ड्राइवरों से मादरत की इस बात पर कि जब मैं पिंडी जा रहा होता था लाहौर से, तो जिधर आंख लगती थी मोटरवे पे, तो 120 से वो जो है 150 पे ले जाते थे। एक दफ़ा एक ड्राइवर को मैंने फैसलाबाद शहर में 3 दफ़ा रोका और चौथी दफ़ा ये कहा कि अब तुमने अगर स्पीड बढ़ाई तो मैं तुम्हें यहाँ नीचे उतार दूंगा। इत्तफाक से एक और साहब मौजूद थे, ये चला लेंगे गाड़ी और मैं तुम्हें किराया भी नहीं दूंगा वापसी का। ये एक टेंडेंसी है, पायलट इसकी पाबंदी नहीं करते। अब इसका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी ज़ाब्ते हैं वो नाफिज होने चाहिए। नतीजा क्या निकला है कि हर आदमी कानून तोड़ रहा है। अरशद मिर्जा साहब मलिक ने उसका खजारा कम किया है बजाय इरशाद, लेकिन एक अदारा जो है उसको कोई रोल ही नहीं रहा है एविएशन वालों का। बराए रास्त वज़ीर आज़म से मिलते हैं, मामलात उनसे तय कर लेते हैं। अब चूंकि उनकी परफॉर्मेंस तो है, उन्होंने खसारा तो कम किया है, लेकिन इसमें भी खैर और बहुत सी तफसीलात हैं। वो एक अलग तो वो भाई ये कानून पे अमल दरामद करें। और मैं आपसे कहता हूँ, ये 3 अदारे 20% लोग कम अज़ कम पंजाब पुलिस से बरतरफ नहीं किए जाएंगे, ये कभी ठीक होना शुरू नहीं होगी। इसलिए हिम्मत ही नहीं कर रहे खान साहब। FBR 70-80% लोग उसके रिश्वतखोर आप कैसे चला लेंगे? वो और रोना ही सारा टैक्स का है। वो जानते हैं ये बात। वो रोना, इंडिया में 16% टैक्स जमा होता है, 17%। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और हमारे यहाँ 16-17% हो तो कौन सी गैर मुल्की मदद की हमें ज़रूरत रहेगी? ओ भाई, 4,000 अरब की बजाय अगर 8,000 अरब हो, आप तो 5500 अरब भी ना, इस दफा तो खैर कोरोना का मसला हो गया, तो आपको क्या इसको 250 अरब रुपए 300 रुपए सालाना सरकारी अदारे खा जाते हैं। 55 अरब रुपए हम सूद देते हैं जो पंजाब में गंदम खरीदते हैं, बाकी सूबे में उसके अलावा। इस तरह कैसे काम चलेगा? इस तरह कैसे काम चलेगा?
बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बिगनिंग तेरी तो जुल्फों का पेचो खम नहीं है। इसके लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम करने होंगे। पायलट की गलतियां अपनी जगह, बहुत जल्द जो है वो खबरें फैलनी शुरू हो गई और जनाब एक तरफा वो मैसेजेस आने लगे। पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 3.5 साल पहले जो जहाज गिरा था हवेलिया में, उसकी क्यों नहीं आई? अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जितनी भी मामला था सारी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तहकीकात होंगी और पब्लिक भी दुरुस्त फैसला किया आना चाहिए। क्यों नहीं आती रिपोर्टें? छुपानी होती चीजें। बाकी एयरलाइंस की आ जाती हैं, पीआईए की क्यों छुपाते हैं? मैंने आपसे एक सवाल पिछली दफा पूछा था, हादसे पीआईए के पाकिस्तान में क्यों होते हैं, बाहर क्यों नहीं होते? बाहर क्यों नहीं होते? बाहर इसलिए नहीं होते कि वहाँ जांच पूरी करनी पड़ती है, सिफारिशों पे बढ़ते हैं। एक ये तो जब तक इसका हेड ऑफिस कराची में रहेगा, दबाव है, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, थोड़े से एमकेएम के भी हैं, यहाँ पे भी ब्लेम गेम है, यहाँ पे भी ब्लेम गेम है, सिफारिशी भरे हुए हैं। पीआईए नहीं चल सकती। आज लिख लें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब रोजवेल्ट होटल का किस्सा अलग शुरू हो गया है और उसमें नाम आ रहे हैं और किससे कहानी आ रही है। साल बाद, 2 साल बाद, 3, आखिरकार आपने इसको प्राइवेटाइज करना है, बंद करना है। ओ भाई, ये अजीबो गरीब एक कारोबारी अदारा है जिसमें 3 गुना मुलाजिम। क्या मतलब है 3 गुना मुलाजिम का? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, अच्छा फिर जब इतने लोग होंगे तो वो खराबी पैदा करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे, और वो मनमानी ही करेंगे ना, अपनी यूनियंस बनाएंगे, खुद को मजबूत करेंगे और पीआईए को कमजोर करेंगे। देखिए फोकस किस चीज पे होता है? क्या ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन नहीं थी? सेकंड बेस्ट। किस को ट्रेन नहीं किया इन्होंने? इन्होंने अफ्रीका में एयरलाइंस बनाई, इन्होंने अरबों को गाइड किया, यही लोग थे। व्हाट इज द डिफरेंस? जब नूर खां वहां बैठते थे या एयर मार्शल असर खां वहां बैठते थे, वो इतनी पाबंदी कराते थे ज़ाब्तों की, इतनी सख्ती के साथ पाबंदी कराते थे कि कोई हद नहीं। अब तो मैं कुछ चर्चा हुआ, कभी गया नहीं पीआईए से। ये मैं देखता हूँ उमरा ज़ायरीन के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, इसी तरह तहकीर से पेश आ जाता है। कोई मेज़बानी तो नहीं, कोई हमदर्दी तो नहीं, कोई गाइडेंस तो नहीं है। और लोग मोहब्बत में पीआईए में ट्रैवल करते हैं। नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी एयरलाइन है, ये ठीक हो जाए, इसी में लोग करें। इसका कम अज कम एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट हाथों में दे दें। इसको क्यों नहीं करे प्राइवेट? नहीं कर, वो जनाब एक रियासत कौन छोड़ता है? एक थाना नहीं कोई छोड़ता। अब अफसर वहां बैठे हुए हैं और वो जनाब अपने इख्तदार के मदले, इतनी बड़ी स्टेट है, किसका जी चाहता है छोड़ने को? इस हद तक मजबूत है कि मुल्क का वज़ीर आज़म इनसे लड़ नहीं सकता। नहीं, वज़ीर आज़म साहब को धोखा दिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। एक शख्स धोखा देता है, 10 लोग उन्हें बताते हैं। हारून साहब 10 लोग बताते हैं, उनकी नहीं सुनते। वो जो खान साहब का मिजाज यही है। आपका मतलब है वो भी शरीफों की डगर पे चल पड़े, खुशामदी दरबारी इन्होंने भी इकट्ठे किए इस मामले में। वो करप्शन तो खान साहब ने नहीं की, उन पे मगर खुशामदी दरबारी तो, लेकिन खुशामद पसंदी तो खान साहब की किसी से कम तो नहीं है। खान साहब से तो कोई कहे कि तारीख इंसानी ने आप जैसा कोई दूसरा लीडर पैदा नहीं किया, तो वो इस पर भी उन्हें कोई वो साथ साथ फिर जैसे शेख साहब कहते हैं ऐसे अपनी अरा के ऊपर से गुजरना होता है। ये जो लोग हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा, कितने औलिया, कितने बादशाह हो गुजरे हैं, नाम किसी को याद नहीं, और जुनैद बाज़ीज़ यूँ लगता है अभी कल की बात है, अपनी अना के ऊपर से गुजरना होता है। ये बात कहा करते थे नबी खान साहब, उससे नहीं गुजर सकते। क्या आदमी रखा हुआ शेख रशीद, क्या आदमी रखा हुआ शेख रशीद? इस तरह के लोग जो हैं कारोबारी हुकूमत चलाने के लिए। ये सवाल छोड़ के चली जाती हूँ, क्या आदमी रखा हुआ है शेख रशीद? मुझे इजाज़त दीजिए हारून साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।